अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं अपने एकेडमी के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ बैकग्राउंड। ये हमारा जो है 7th बैच है। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले हम 6 कोर्सेज जो है वो पढ़ा चुके हैं, 6 बैचेस फारिग कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू इस कोर्स के बारे में बताऊं। अल्टीमेट कोर्स जो है हमारा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा, फिर बाद में हम थोड़ा जो है इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लर्निंग रूल्स, इंग्लिश बेसिक्स और अल्टीमेट इंग्लिश, ये तो पहले में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसको देख लें। एक्सक्लूसिव कंटेंट है, यानी ये मैं आप ऐसे समझिए कि मैं आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट करने जा रहा हूँ। कमिटमेंट क्या होगी? कमिटमेंट ये है कि ये जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो तरीक़ेकार, जो मेथडोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा इस कोर्स के अंदर, ये आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिल सकते। ना गूगल पे, ना यूट्यूब पे, ना किसी बुक में। क्योंकि ये आप यूँ समझे कि जो मेरा 12 साल तजुर्बा है इंग्लिश टीचिंग का, तो उसका एक निचोड़ आप समझें। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये मैं एक कमिटमेंट करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात कि मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाएंगे। जो हमारे ओल्ड टेक्निक्स हैं उनको मैं कभी टच नहीं करूँगा। और इसके अलावा जो है हम एक मॉडर्न तरीके से कैसे एक लैंग्वेज को हम जल्द अज जल्द और फास्ट सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने पढ़ना है। तीसरी बात कि जो ग्रामर है या इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हम प्रैक्टिकली अप्रोच से सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली यूजेज से। अब थ्योरेटिकल क्या है, ये हम आगे जाके बताएंगे कि प्रैक्टिकल यूसेजेस और थ्योरेटिकल यूसेजेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ाएंगे। यानी हम प्रैक्टिकली लाइफ में हम अपने जो लैंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद डेली असाइनमेंट्स। यानी एक तो यहाँ पे हम जब अगर यूट्यूब को यूज़ करते हैं या किसी फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ जो है डेली असाइनमेंट, ये चीज़ नहीं होती। इस वजह से जो वो होता है, फ़ायदा होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी आप यूँ समझे कि यूट्यूब से हम 50% जो है कर सकते हैं, एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल जो फिजिकल क्लास होता है उसी तरह का माहौल मिलेगा। डेली असाइनमेंट होगी गूगल क्लासरूम में। वहाँ पे आपकी मार्किंग होगी रेगुलर। जब भी कोई कमज़ोरी हो तो हम पॉइंट आउट करके कमेंट में भी बता देते हैं और व्हाट्सएप भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है डेली असाइनमेंट जो है ये मस्ट है। और दूसरी बात, अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है डेली असाइनमेंट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तीसरी बात, पांचवी, इंडिविजुअल गाइडेंस भी हम जो है ये अवेलेबल है। ये मतलब अगर हम कोई भी आपकी खामी जो है वो करते हैं, हंट करते हैं, तो हम आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, इंडिविजुअल गाइडेंस अवेलेबल है। यानी हम एक तो जो बैच के अंदर क्लासेस होंगी वो तो इंडिविजुअल नहीं होगी, वो जूम पे होंगी। ठीक है, क्लासरूम। तो हम काइंडली इनको बताएं कि साउंड क्या क्या तरीक़ेकार है, अगर कोई किसी को है। ठीक है, तो काइंडली इनको बताएं कि कैसे हमने साउंड को जो है ठीक करना है। ऑडियो पे क्लिक करके वाईफाई या सेलुलर डेटा पे क्लिक करना होता है। ठीक है, सो इंडिविजुअल गाइडेंस जो है वो अवेलेबल है। नंबर 6, रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल होंगी फॉर 1 ईयर। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है वो हमारे कोर्स में एनरोल होता है, उसके लिए हम 1 ईयर के लिए जो है रिकॉर्डिंग रख लेते हैं गूगल ड्राइव के अंदर। आपका ईमेल वहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आप 1 ईयर तक वो रिकॉर्डिंग को अप्रोच कर सकते हैं। यानी कोर्स के दौरान भी अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप दूसरे दिन गूगल ड्राइव में दोबारा से देख सकते हैं। अगर कोर्स के अलावा कोर्स के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 ईयर तक जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो ये थी कुछ इस अल्टीमेट कोर्स के बारे में बातें। अब आते हैं मेन क्लास की तरफ। ठीक है, सो यहाँ देखें, हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लर्निंग रूल्स क्या हैं, जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो क्या तरीके करना चाहिए, कैसे हम हाउ टू लर्न
एनीथिंग फास्ट, कैसे हम किसी चीज़ को बहुत फास्ट और तेज़ी से सीख सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे ग्रामर के हवाले से, तो वो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्टीमेट इंग्लिश ये ऑलरेडी पहले नंबर पे मैंने डिस्कस किया, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज़ सीखना चाहेंगे ना, तो हमारे पास जो है कुछ 6 रूल्स हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो ना करें तो बहुत हमारा जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। यानी हम वो चीज़ बहुत आसानी से नहीं सीख सकते। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करें तो आसानी से हम किसी भी मुश्किल चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल्स, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, आपने पहले फंडामेंटल्स को टच करना है, ठीक है। फंडामेंटल्स का क्या मतलब है? बुनियादी चीज़ों को पहले सीखना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सीखना चाह रहा हूँ 35, ठीक है। तो 35 को मैं डायरेक्टली नहीं सीख सकता। कैसे सीखूंगा? क्योंकि ये जो दो नंबर्स हैं, ये 3 और 5, पहले इनको सीखना होता है, ठीक है। मैं पहले सीखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जाके मैं 35 भी सीख सकता हूँ, 45 और 55 भी सीख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं 35 सीखना चाहूँ तो नहीं सीख सकता, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल्स को पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो पहला रूल है ये क्लियर है। ये दोबारा से वही बात हो रही है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, सो लर्निंग रूल्स में पहले बात आपने क्या सीखी कि जो हमने क्या करना है, फंडामेंटल्स को पहले क्लियर करना है, बुनियादी चीजों को पहले सीखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, स्टडी इन चंक्स। अक्सर हम जज्बाती हो जाते हैं और घंटों बैठे रहते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है स्टडी का। स्टडी का तरीका ये है कि हम पार्ट्स में कर लें। इसके लिए मैं आपको ना एक स्लाइड दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है, लेकिन इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। चंक्स में अगर हम पढ़ेंगे ना तो क्या तरीका होगा? अगर हम चंक्स का मतलब ये है कि वक्फे वक्फे से जब हम बैठेंगे तो क्या तरीका होगा, और अगर हम एक सीटिंग में 2-3 घंटा बैठते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम चंक्स में बैठते हैं तो हमारे पास तरीक़ाकार ये होगा कि यहाँ पे वेस्टेड मिनट हमारे पास जो है, अगर हम डायरेक्टली वन सीटिंग में बैठते हैं तो हमारे पास जो है 70 मिनट जो है वो वेस्ट होते हैं। 90 मिनट के लिए बैठते हैं, 70 मिनट वेस्ट होंगे, ठीक है। और अगर हम चंक्स में बैठेंगे तो फिर ओनली 30 मिनट जो है ये वेस्ट होंगे, ठीक है। यानी इस पे मैं तफसील से दोबारा बात करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू बताता हूँ, समरी इसका, कि अगर आप 90 मिनट के लिए बैठते हैं वन सीटिंग में तो आप उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। आपके 70 मिनट जाया होते हैं, बात का मतलब ये है, ठीक है। अगर आप 3 सीटिंग में 90 मिनट के लिए बैठते हैं तो 60 मिनट जो है आपका फायदेमंद रहता है, ओनली 30 मिनट जो है वो वेस्ट होता है। बस यही मतलब है। बाकी ये जो फुल स्लाइड है मैं ये किसी और दिन पर तफसील से बताऊं, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, रिवीजन। अब रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टडी के लिए। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ना चाहते हैं तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन किस तरीके से कर लें? इसके लिए आपने एक तरीका जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो है SQ3R, जिसको आप गूगल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है जिसके थ्रू हम 90% अपने चीज़ को ना, किसी भी चीज़ को हम मेमोराइज कर सकते हैं फास्ट, 90%। अगर हम जनरल रिवीजन करते हैं SQ3R के अलावा तो उसका इतना वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। इसका 90% फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा अगर हम ये तरीका आजमा लें। इस पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, इस वजह से मैं इसको मजीद नहीं छेड़ता, क्योंकि ये एक SQ3R एक हर एक जो है इसमें 3R है और हर एक R को डिस्कस करना होता है, इसमें तक बहुत टाइम लगता है, ठीक है जी।
اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویل انوائرمنٹ. جب بھی ہم کوئی چیز پڑھنا چاہیں تو ہم ایک اچھے ماحول میں پڑھیں جس کو نان ڈسٹارٹنگ یا نان ڈسٹریکٹیو کہتے ہیں ماحول. ٹھیک ہے. اور دوسری ففتھ بات موٹیویشن. آپ میں موٹیویشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہم بچوں کی کو آپ کر لیں, وہ جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو دھوپ میں وہ کھیل سکتے ہیں, لیکن بک جو ہے وہ ایسی کی نیچی 5 منٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو موٹیویشن ہے نا یہ انسان کو انرجائز کرتا ہے, انرجی دیتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اکثر جو ہے چیزوں کو جب جس چیز میں ہم انٹرسٹڈ ہیں وہ رات 2 بجے تک کر سکتے ہیں, جیسے گیمز وغیرہ. لیکن اگر اسٹڈی کی بات ہو تو ہم 5 منٹ بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ انرجی نہیں ہوتی. موٹیویشن کیا کرتا ہے, انسان کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ والا ہے کانفیڈینس. ٹھیک ہے. انسان کو ٹو ٹرسٹ ان یور سیلف, ٹو بلیو ان یور سیلف. انسان کو اپنے اوپر کانفیڈینس جو ہے وہ کرنا چاہیے, ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں تصویر, جب ہم سائیکل چلانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ایسے نہیں کرتے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو میں نہیں کر سکتا. ہم دوبارہ سے اٹھتے ہیں, دوبارہ کوشش کرتے ہیں چلانے کی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کسی چیز سے مطلب گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں کام میں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ جو امپاسبل ورڈ ہے وہ کہتا ہے آئی ایم پاسبل ایکچولی, رائٹ. سو آپ لوگ مجھے بتائیں کتنے رولز آپ نے پڑھے. ایک دفعہ مجھے لکھ کے بتا دے 2-3 بندے کہ آپ سن رہے ہیں مجھے, اور کیا طریقہ کار ہے, کتنے رولز ہیں سیکھنے کے لیے, میں نے کتنے رولز بتائے. 6. آفتاب حسن صدیقی, ویری گڈ. 6 رولز زرکا, ویری گڈ. یس 6 رولز. کائنات 6 رولز, ویری گڈ, شاباش. اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھیں. اب ہم انگلش کے حوالے سے فنڈامنٹلز جو ہے وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. کیا سیکھیں گے, فنڈامنٹلز. فنڈامنٹلز کا مطلب ہے بنیادی باتیں. اب میں انگلش کے حوالے سے آپ لوگوں کو نا 3 چیزیں جو ہے بنیادی باتیں بتانے جا رہا ہوں. واٹ از انگلش, وائی ٹو لرن انگلش, اینڈ ہاؤ ٹو لرن انگلش. انگلش ہے کیا, وائی ٹو لرن انگلش, ہم اس کو سیکھتے کیوں ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو لرن انگلش, اور ہم انگلش کو کیسے سیکھیں. ٹھیک ہے. ویری گڈ شازیہ کیسر, اور ویوو اور ارسلان. ویوو کون ہے, شرافت شفاقت صدیقی, طاہر اوان. ٹھیک ہے. صبا زاہد. ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینکس ٹو آل آف یو. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا, نیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. وٹ از انگلش, انگلش ہے کیا. سب سے پہلے فنڈامنٹل کویسچن, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر ایک چیز کے بارے میں جو فنڈامنٹل ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر کوئی بھی ڈاکٹر, if a doctor wants to be a good doctor, he must learn the fundamentals of medical, right. اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل کی بنیادی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو انگلش کے حوالے سے اگر ہم انگلش کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انگلش کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے, بنیادی چیزوں کو. اس کو سیکھتے کیوں ہیں, کیسے سیکھیں گے, یہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں, سب سے پہلے انگلش از اے لینگویج. یہ تو آپ سب کو پتا ہے, از اے لینگویج. لینگویج کیا ہوتا ہے, از دا سسٹم آف کمیونیکیشن. انگلش ایک لینگویج ہے. دنیا میں کتنے لینگویجز ہیں, تقریباً 7,000 لینگویجز ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. ٹاپ 5 میں سے پہلے نمبر پہ ہے مندرین چائنیز. 950 ملین سپیکرز ہے دنیا میں چائنیز کے. پہلے نمبر پہ چائنیز لینگویج ہے. ٹھیک ہے. انگلش سیکنڈ پہ ہے 375 ملین. اسپینش تھرڈ پہ ہے 300 ملین. عربک فورتھ نمبر پہ ہے 295 ملین. اور ہندی جو ہے وہ 5th نمبر پہ ہے 265 ملین. اور اس کے بعد پھر اردو اور جرمن اور جاپانیز وغیرہ وہ بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے چائنیز ہے, زیادہ سپیکرز ہے دنیا میں. لیکن انگلش کیوں سیکھتے ہیں, یہ تو سیکنڈ نمبر کا کویسچن ہے نا. پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ انگلش ہے کیا. ٹھیک ہے. چلو
सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कंप्यूटर से बात करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। सी प्लस प्लस, जावा, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नाम है। इंसानों के जो लैंग्वेजेस के नाम है जो हम इंसान यूज करते हैं, वो ये है चाइनीज, उर्दू, पश्तो, सिंधी, राइट। सो ये है तकरीबन 7,000 है दुनिया में, ठीक है। लैंग्वेज जब हम अपनी बात को दूसरी तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इसकी दो तरीके हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल में हम वर्ड्स यूज करते हैं, और नॉन वर्बल में हम टेक्स्ट और इशारे यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये वर्बल है। और ट्रैफिक पुलिस वाला जो सिर्फ इशारे करता है कि आपने रोकना है, आपने जाना है, तो वो नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज करते हैं। और अभी आप जो मोबाइल स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहे हैं, जो टेक्स्ट है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, सो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। 7,000 लैंग्वेजेस है दुनिया में। पहली नंबर जो है वो मंdarin चाइनीज है। चलो नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टू लर्न इंग्लिश? इसको सीखते क्यों है? चलो ठीक है, ये तो है, एक लैंग्वेज है, और इसके अलावा 7,000 और भी है, 6,999, ठीक है। तो इंग्लिश को क्यों सीखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज का अक्सर जब मैं पूछता हूँ ना, तो स्टूडेंट्स वो जवाब देते हैं कि इसका मतलब ये पूरी दुनिया में जो है बोली जाती है इंग्लिश, इस वजह से ये इंटरनेशनल है। नहीं, ये रीजन नहीं है। पश्तो भी, उर्दू भी पूरी दुनिया में बोली जाती है, ये इसका रीजन नहीं है। रीजन इसका है, ये 56 ममालिक का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। दुनिया में 56 ऐसे ममालिक है जिनका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। आपको मैं बताता चलूं कि आपके मुल्क पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, कौमी जुबान उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड टॉप लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में, पहली नंबर पे तो आपने अभी पढ़ा कि चाइनीज है, लेकिन सेकंड पे इंग्लिश है, ठीक है। 375 मिलियन लोग जो है दुनिया में बोलते हैं। तीसरी बात, रीजन, सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, यानी इल्म का एक जरिया है, इस वजह से हम सीखते हैं। क्यों? देखें, अगर आप मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आप सीएसएस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको मुताले के लिए सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा मवाद इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक है। नॉट इन पश्तो, नॉट इन उर्दू, नॉट इन पंजाबी, नॉट इन सिंधी, और इन जुबानों में नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया हुआ है ना, कि एक बीमारी पे आपको हजारों बुक्स मिल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर पे आपको हजारों बुक्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते, आप मेडिकल डॉक्टर एक अच्छा नहीं बन सकते अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि मेडिकल में सबसे ज्यादा काम इंग्लिश में ही हुआ है, सबसे ज्यादा बुक्स, ठीक है। तो ये इसकी जो है मुख्तलिफ रीजंस है। लैंग्वेज ऑफ द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, ये भी एक वजह है, आपको मैंने बताया। लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की जुबान है, आप इंटरनेट पे ज्यादा से ज्यादा मवाद जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ा है, ठीक है। और कैन एंश्योर यू अ जॉब, आपको एक जॉब भी दिला सकता है, ठीक है। ये एक ऐसी जुबान है कि मतलब आप जब भी कोई जॉब वगैरह आते हैं, तो इसमें जो इंग्लिश वाले वो होते हैं, स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में स्ट्रांग होते हैं, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के लिए, जैसे फॉरेन में, ठीक है। आइल्स वगैरह अगर आप कर लें, तो अक्सर चांसेस होते हैं यूरोप में और बाहर जो है गल्फ कंट्रीज के अंदर, ठीक है। सो ये हो गई हैं दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, व्हाट इज इंग्लिश, और सेकंड भी क्लियर हुआ, व्हाई टू लर्न इंग्लिश। अब थर्ड की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं, अक्सर लोग फेसबुक पे इंग्लिश के पीछे बात करते हैं ना, इंग्लिश ये तो अंग्रेजों की गुलामी है, ये है वो है, और कमेंट करते हैं ना फेसबुक में। तो अब वो फेसबुक जो यूज करता है वो अंग्रेजों का, मार्क जकरबर्ग कहाँ से मुसलमान हुआ, ठीक है। और जो आईफोन या सैमसंग वो यूज करता है वो अंग्रेजों का, और जो एप्लीकेशन यूज करता है सब कुछ अंग्रेजों का। लेकिन इंग्लिश अगर कोई बंदा सीखता है, तो वो कहते हैं कि ये तो गुलामी है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि उनकी जो फोन्स है, टेक्नोलॉजी है, उनकी एप्लीकेशंस है, वो यूज करना गुलामी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई लैंग्वेज सीखना भी गुलामी नहीं है।
اگر ہے بھی تو ہم مطلب ابھی اس کے لیے مجبور کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کام اتنا کیا ہوا ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ سیکھیں. اگر جاپان کی طرح چائنا کی طرح ہم خود کو اب ایسے بنائیں، اتنا ریسرچ کر لیں کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے، پھر تو انگلش پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ کام چلانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ کوشچن اس کو کرتے ہیں ایکسپلور. ہاؤ ٹو لرن انگلش. ہم انگلش کو کیسے سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انڈیا میں آپ جائیں، 5th کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے انگلش بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. ریزن کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جی فائزہ اکبر، تھینک یو. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ غلط طریقے رائج ہیں جس کے تھرو ہم انگلش کو نہیں سیکھ سکتے، نہیں سیکھ پاتے. ایون ہمارے ایک ٹیچر تھے یونیورسٹی میں، 70 ایئرس کے تھے. اس نے کہا کہ جو بی ایس انگلش کرتا ہے، ہم اس کو جب ڈگری حوالے کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا انگریزی سیکھ لے. یعنی بی ایس انگلش کی ڈگری جب حوالے کرتے ہیں تب بھی وہ انگریزی نہیں سیکھ پاتا، تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا انگریزی سیکھ لیں ڈگری حوالے کرنے کے وقت. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے ایک لطیفہ سنایا. تو دیکھیں رانگ میتھڈس ہے. ہم انگلش کو نمبر 1 ریزن، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں وائی ٹو لرن انگلش. ایک ریزن اگر آپ بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں. جی جی زر کا، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. انٹرنیشنل لینگویج ہے ٹو گیٹ اے جاب. ویری گڈ. کائنات نے کہا انٹرنیشنل لینگویج، اور انٹرنیشنل کی سمجھ تو آئی نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں بولی جائے، اس کا مطلب ہے 56 ممالک کا. ٹھیک ہے. فری لانسنگ کمیونیکیشن کے لیے طاہر امان، ویری گڈ. ٹھیک ہے. آفیشیل لینگویج ہے، ویری گڈ فیضا. ٹو کنوے اور میسج ٹو ادرس، ویری گڈ. یعنی سیکنڈ ٹاپ لینگویج ہے، 375 ملین لوگ بولتے ہیں. یس نیڈ آف دا آور ہے، ویری گڈ. فور جاب، ٹھیک ہے. سورس آف نالج ہے، اس کے تھرو ہم علم حاصل کرتے ہیں، ویری گڈ. صحیح ہے بینش، ویری گڈ. نیڈ اے جاب، ویری گڈ. ٹول آف کمیونیکیشن ایٹسٹرا، ٹھیک ہے، ویری گڈ. نیکسٹ کی طرف جائیں گے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اب یہ تو ہو گیا ہے، اب ہم یہ ان چیزوں کو پڑھیں گے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ انگلش بہت ہی آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ویری گڈ جاہر علی اور شہزاد نام ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹنگ ایز اے سبجیکٹ، اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ ہم انگلش کو ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں. ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں. جیسے ہم فزکس، بایو، کیمسٹری لیتے ہیں، ایسے انگلش کو بھی لیتے ہیں اسکولوں میں. تو اس وجہ سے ہم انگلش نہیں سیکھ پاتے. یہ لینگویج ہے، ناٹ اے سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اکثر لوگ مارکس بھی لیتے ہیں انگلش کے اندر، لیکن پھر بھی نہ وہ بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ٹینسز بہت ہی زیادہ ضروری ہے. انگلش کا بیک بون ہے ٹینسز. ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو میں سیکھتے ہیں کہ جس جملے کے آخر میں تا ہے تی ہے آ جائیں تو وہ فلانے ٹینس کا جملہ ہے. آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہوگا. آئی بلیو، آئی اسٹرانگلی بلیو سو. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اگر کسی بندے کو یہ پتہ نہیں کہ اردو میں تا ہے تی ہے کہاں پہ آتا ہے تو پھر تو وہی مسئلہ ہوگا نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکلی یوزیج پڑھنے ہیں کہ کون سا ٹینس عام لائف میں ہم کون سا ٹینس کہاں پہ سیکھیں، یوز کریں گے. تو پریکٹیکل یوزیج اس کے ساتھ میں انشاءاللہ یہاں پہ پڑھاؤں گا. اور ہم اس چیز کو نا اردو میں نہیں پڑھیں گے کہ جس جملے کے آخر میں تا ہے تی آ جائیں وہ فلانا ٹینس ہے، اور رہا ہے رہی آ جائے تو وہ فلانا ٹینس ہے. تو اس کا مطلب ہے پہلے مجھے اردو میں سوچنا ہوگا کہ یہ یار اس جملے کے آخر میں تا ہے آتا ہے یا تی ہے آتا ہے یا رہا ہے آتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں. یہ تو بہت غلط طریقہ ہوا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو ڈائریکٹلی انگلش جب ہم بولیں گے تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ہی انگلش ہی میں سوچیں، اردو میں نہ سوچیں کہ لاسٹ میں تا ہے یا تی ہے. اچھا یہ تو ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے. جی. تیسری بات، کریمنگ دا گرامر. ہم گرامر کو بھی کریم کرتے ہیں. جو ہم رٹے باز ہیں نا، تو جیسے ہم اور چیزوں کو کرتے ہیں
तो ग्रामर को भी जस्ट हमने रटा किया होता है ग्रामर, उसको डिफिनेशंस को, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, और ये और वो। तो ये चीजें जो है हमने एक किस्म के रटे की होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरे एक स्टूडेंट थी ना, उसने कहा मुझे बहुत ही ग्रामर अच्छी तरीके से याद है, और मुझे आप कुछ एडवांस चीजें पढ़ाएं। मैंने कहा चलो ठीक है। वो 1 to 1 की जो है स्टूडेंट थी ना, व्हाट्सएप पे पहले मैं पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत है, तो टाइम का मसला होता है। तो मैंने उसे कहा, मैंने उसे कंजुगेशन बताई। कंजुगेशन कहते हैं कि हम हाउ टू मेक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, अच्छे अच्छे तरीके हैं जिसके थ्रू हम फॉर्म्स बनाते हैं वर्ब्स के, ठीक है। तो जब मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसको कहा चलो अब आप डोर की बना लें फॉर्म्स। तो वो डोर की उसने बनाई, डोर, डोर, डोर स्टोरिंग, ठीक है। तो मैं बहुत ही आई वॉज शॉक्ड, राइट। तो मैं अजीब किस्म मुझे फील हुआ कि ये कह रही थी कि मुझे ग्रामर जो है क्लियर है, अब ये नाउन की जो है फॉर्म्स बनाने हैं। डोर तो नाउन है ना, तो अब इसको ये पता नहीं कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है। वर्ब की फॉर्म्स होते हैं जैसे गो एंड गॉन, ओपन, 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 और वो डोर की बना रही थी, और ये भी साथ कह रही थी कि मेरा ग्रामर जो है वो क्लियर है। तो ये हमारे यहाँ क्रैमिंग का जो एक तरीका है कि हम किसी भी चीज को ना, हमें प्रैक्टिकली पता नहीं होता कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, और एक प्रेपोजिशन, और ये जो ग्रामर के जो पार्ट्स हैं ये हमें पता नहीं, वर्ड क्लासेस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी है। अच्छा, इंग्लिश के लिए, स्पीकिंग के लिए, जस्ट जहां तक स्पीकिंग की बात है, उसके लिए लिसनिंग मस्ट है। बच्चा जब पैदा होता है पहले लिसनिंग करता है, बोलता पहले नहीं है। पहले वोकैबुलरी याद नहीं करता, वो पहले लिसनिंग करता है। फिर लिसनिंग के बाद स्पीकिंग का अमल शुरू कर देता है, ठीक है, ट्राई करता है। जैसे हम अगर बड़े अल्फाज यूज करते हैं, वो छोटे छोटे अल्फाज को यूज करते हैं। जैसे फूड के लिए वो कहते हैं मम, ठीक है, यानी मम दे दे मुझे। तो ये इस तरीके से स्पीकिंग। तो ये दो चीजें मस्ट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, चाहे आपको समझ आए या ना आए, लिसनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड पे है आपके पास एक वोकैबुलरी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी क्या है? इंग्लिश के अंदर लाखों वर्ड्स है। 2 लाख ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक 2 लाख वर्ड्स डिक्शनरी में है, बाकी तो लाखों हैं। कितने वर्ड्स चाहिए? तकरीबन 3,000। 3,000 वर्ड्स, और वो वर्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो की वर्ड्स हैं, और वो जो है उसका लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन से 3,000 वर्ड्स हैं जो हमें पहले सीखने चाहिए। वो जिस पैनल ने, जिस ग्रुप ने, जिस एक्सपर्ट ग्रुप ने ये 3,000 वर्ड जमा किए हैं, और उनका ये मानना है कि जो बंदा ये 3,000 वर्ड्स क्लियर कर देता है, उसकी जो कंप्रहेंशन लेवल है, यानी जो वो सुनता है या वो पढ़ता है, 95% जो है उसकी जो है ये मसला फिर खत्म होगा, वो अंडरस्टैंड कर सकेगा, कंप्रहेंड कर सकेगा, राइट। तो वो क्योंकि उनको हम कहते हैं वर्ड्स विद हाई फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। लिसनिंग, स्पीकिंग, वोकेबलरी, किस चीज के लिए? स्पोकन इंग्लिश के लिए। और ग्रामर जो है वो तकरीबन आपको मैं ये समझा कोई बेसिक जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो ये भी आपको मैंने बताया कि हमने इंग्लिश को कैसे सीखना है, ये गलत तरीके क्या है, ऐसे गलत तरीके मैंने आपको पॉइंट आउट किए, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश क्यों आसान है? इसमें एक बात यह है कि रेगुलर वर्ब्स, हजारों रेगुलर वर्ब्स है। छोटे बच्चे को भी आप बताओ कि सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब का ईडी ईडी के साथ बनता है। तो हर एक जो है, आवाज ठीक है, आप लोगों की तरफ से मसला होगा, आप लोगों के एंड पे मसला होगा। हेलो, बाकी क्यों आवाज सही नहीं आ रही? काइंडली बताएं। शफाकत सदीकी कह रहे हैं नो इशू, नो इशू। ओके, अब ठीक है। मरियम, ठीक है, चलो, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट। अब आते हैं, हजारों रेगुलर वर्ब्स है। छोटे बच्चों की बताओ कि ओपन का के साथ ईडी लगाओ, तो ओपन, ओपन सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है। ऐसे हजारों वर्ड्स हैं, हजारों वर्ब्स हैं इंग्लिश के अंदर जिनके साथ ईडी लगाओ सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज, लव, लव्ड, लव्ड, राइट, डैमेज, डैमेज, डैमेज। हाँ,
ओके सॉरी, शफकत। ठीक है। सो दूसरी बात, नो जेंडर रूल्स। इंग्लिश के अंदर जेंडर रूल्स नहीं है। जैसे इंग्लिश उर्दू में हम कहते हैं कि सलमा जाती है, कामरान जाता है। तो देखिए वर्ब पे फर्क पड़ता है। मेल के लिए अलग वर्ब यूज होता है और फीमेल के लिए अलग वर्ब यूज होता है। इंग्लिश के अंदर कामरान गोस, सलमा गोस, कोई जेंडर रूल नहीं है, इस वजह से इंग्लिश आसान है। ठीक है। चलो अब आते हैं बहुत बिल्कुल बेसिक से। ए बी सी डी तो आपको आते होंगे। बिल्कुल मैं एबीसी से स्टार्ट लूंगा आपके लिए, लेकिन एबीसीडी भी अक्सर मसला होता है स्टूडेंट्स को। आप लोगों को एबीसीडी आते हैं, चलो ठीक है। मैं आपको ना 2000 इनाम दूंगा अगर आपने इस सवाल का जवाब मुझे दिया। अगर आपको एबीसीडी आते हैं तो एबीसीडी में जवाब सवाल होगा, इससे बाहर नहीं होगा। छोटे में जब हम एबीसीडी लिखते हैं ना, तो आप रेडी है ना क्वेश्चन के लिए? जब हम छोटे में एबीसीडी लिखते हैं तो आई और जे पे एक छोटा सा डॉट होता है। उस डॉट को क्या कहते हैं? क्या आप लोगों को पता है? चलो बताएं, 2000 रुपये ले लें, वरना फिर मुझे 500 भेज दें अगर ना कर सके तो। डॉट, डॉट तो फिर वो मैथ्स में जो यूज होता है वो भी डॉट होता है ताहिर, या जो फुल स्टॉप है वो भी डॉट है। नहीं पता? डॉट तो सारे डॉट है। मैथ्स में भी डॉट ही होता है जो इशारिया होता है, इसके अलावा फुल स्टॉप जो होता है लास्ट में सेंटेंस के आखिर में यूज होता है। चलो मैं आपको बताता चलो, इसको कहते हैं सुपर स्क्रैप डॉट कहते हैं। आई और जे के ऊपर जो छोटा डॉट लगता है उसको कहते हैं सुपर स्क्रैप डॉट। ठीक है। सो ये वैसे फन ही था। बिल्कुल ये भी कहते हैं जो शफकत ने कहा, लेकिन ये थोड़ा स्पेलिंग में इशू है आपका। ठीक है। चलो, ए टू जी। अब आते हैं अल्फाबेट वर्सेस लेटर, इसमें क्या फर्क है? फ्रॉम ए टू जी, जो फुल सेट है इसको हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, फुल सेट को अल्फाबेट कहते हैं। मतलब इससे एक लेटर भी आप हटाएं तो इसको हम अल्फाबेट नहीं कह सकते। बी डी ई एफ जी एच, इंडिविजुअली इनको हम लेटर्स कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी एक लेटर है, मैं ऐसे नहीं कह सकता डी एक अल्फाबेट है। ठीक है, डी एक लेटर है। किस चीज का लेटर है? अल्फाबेट का। अल्फाबेट फुल सेट को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेटर्स जो है हमारे पास दो किस्म के हम लिखते हैं। छोटे को स्मॉल लेटर्स कहते हैं, लोअर केस कहते हैं, और माइनस्क्यूल भी कहते हैं। ये आपको बड़े अजीब से नाम, नए नए नाम हैं आपको मिलेंगे। कैपिटल लेटर्स बड़े हरूफ को कहते हैं, अपर केस भी कहते हैं, कंप्यूटर में अपर केस यूज होता है। मेजस्क्यूल भी कहते हैं, इसके अलावा कैप्स भी कहते हैं, और ब्लॉक लेटर्स भी कहते हैं बड़े हरूफ को। ठीक है। अच्छा, इसमें दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, बी फ्रॉम बी टू जी, ये हमारे पास ये कॉन्सोनेंट्स हैं। और जो ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वावल्स है 5, बाकी 21, 21 जो है 21, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लेटर्स है ना, इनका कोई मतलब और माना नहीं है। ये जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऐसी आवाज बनाते हैं जिसका कोई मतलब हो, तो उसे वर्ड कहते हैं, फिर वर्ड बनाते हैं। जैसे ए बी सी डी से हमने एक बी लिया, एक ए और फिर एल और फिर एल, तो ये बना बॉल। तो अब ये वर्ड बना। और बॉल ऐसे जब हम दो तीन और अल्फाज लेते हैं तो उससे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही थ्रू द बॉल, ये सेंटेंस है, ये पूरी बात है। पहले जमाने में ये नहीं थे, बड़ा मसला हुआ करता था, हम सिंबल्स यूज करते थे। चाइनीज में अब भी तकरीबन 50,000 सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, हम जैसे किसी को कहते हैं ना कि बारिश हो रही, तो बादल बनाते और नीचे ड्रॉप्स बनाते, वो बड़ा मसला हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, लेटर्स कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स कंबाइन होके सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसमें वावल ना हो। जैसे फ्लाई, स्काई, क्राई, इसमें भी वावल है, इसको सेमी वावल कहते हैं, वाई को। ठीक है, वाई और डब्ल्यू हमारे पास सेमी वावल्स हैं। ठीक है। वर्ड्स की 8 अकसाम है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये चीजें जो है हम एक एक को आसानी से जो है समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। ग्रामर क्या है? ग्रामर फॉर्मिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू अ सेंटेंस। ग्रामर जो है ये अल्फाज को बनाना होता है। जैसे मैकेनिक होता है ना, गाड़ी में हर एक चीज को अपनी अपनी जगह पे फिट करता है तो गाड़ी बन जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये ग्रामर इसी को कहते हैं कि वर्ड्स को एक तरीके से हम कंबाइन कर लें और सेंटेंस बनाएं।
تو یہ ہی تھی کلاس، انشاءاللہ یہ ہم پھر کل پرسوں سے جو ہے پھر سٹارٹ لیں گے. اب جو ہے 40 منٹ کا ٹائم میں نے دیا تھا، ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے. کوئی بھی کوشچن